नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रमुख रूप से पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें प्रमुख रूप से हमने 2 क्लासें हैं वो कर चुके हैं। जो एक क्लास में हम प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनकी जो व्युत्पत्ति है हिंदी की साहित्य की और इसका इतिहास और उन शब्दों की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति हमने पढ़ी। उसके बाद हमने इसी कक्षा में जो पद्धतियां होती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की, जैसे विधेयवादी है, वैज्ञानिक है, वर्णानुक्रम है और कालानुक्रम पद्धतियों को प्रमुख रूप से हमने देखा। दूसरी कक्षा में हमने प्रमुख रूप से उन इतिहास ग्रंथों को देखा जो प्रमुख रूप से प्रथम रूप में या हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ गार्सदत्ता सी, दूसरा शिवसिंह सेंगर, तीसरा है वो प्रमुख रूप से जॉर्ज क्रिएशन और चौथा है वो मिश्र बंधु। हमने कल की क्लास में प्रमुख रूप से देखा था। इसी क्रमबद्ध तरीके से, इसी निरंतर रूप से हम देखें तो प्रमुख रूप से हमें आज पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य में नाम है जिसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल की इस प्रकार से कड़ी है कि जब कड़ी से कड़ी मिला करके चलेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास आगे बढ़ेगा। और यही जो इतिहास ग्रंथ है प्रमुख रूप से हम आज सर्वमान्य मानते हैं। सर्वमान्यता अनुसार सभी जो विचारक हैं, सभी जो आलोचक हैं, सभी जो समीक्षक हैं, उन्होंने प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो इतिहास ग्रंथ इन्होंने दिया अपने को, जो इतिहास ग्रंथ के काल विभाजन दिए, वो प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे। और हम प्रमुख रूप से जानेंगे रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में और हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में इन्होंने लिखा तो किस प्रकार से लिखा गया, किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों के लिए नोट्स के रूप में बनाया, किस प्रकार से आगे इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को मान्यताएं दिलवाई, कौन सा कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इस्तेमाल किया, कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया, सारी बातों को लेकर के मैं आ गया हूं आज की इस कक्षा में। तो ये क्लास प्रमुख रूप से वेरी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट को जो प्रमुख रूप से फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, स्कूल लेक्चर हो चाहे वो कॉलेज लेक्चर हो, उसके बाद पीआरटी में जो प्रमुख रूप से प्रश्न यहाँ से कई बार निबंध के रूप में पूछे जाते हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है वो निबंध के क्षेत्र में भी अविस्मरणीय है, जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि इन्होंने जो मनोविकार संबंधी निबंध लिखे, चाहे वो चिंतामणि भाग 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, इन्होंने प्रमुख रूप से वो निबंध हिंदी साहित्य को दिए जो प्रमुख रूप से एक आम जो लेखक है वो निबंधों के बारे में लिखने के लिए सोच भी नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं अब अपने इतिहास ग्रंथ की ओर। और किसका इतिहास ग्रंथ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला इतिहास ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं गार्सदत्ता सी का, दूसरा शिवसिंह सेंगर का, तीसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रिएशन का, और चौथा हम पढ़ चुके हैं मिश्र बंधुओं का, और 5वां जो इतिहास ग्रंथ है वो आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख रूप से अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने में, जानने में, समझने में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने विधेयवादी पद्धति जो हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट और सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, उस पद्धति का प्रयोग किया। इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, मृत्यु प्रमुख रूप से 1941 ईस्वी में हुई। इन्होंने प्रमुख रूप से प्रकाशन जो इस इतिहास ग्रंथ का किया, कहां से किया? नागरिक प्रचारणी सभा काशी से किया। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1929 ईस्वी में किया। इन्होंने प्रमुख रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इस इतिहास ग्रंथ को लिखा था। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में कि रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले किस रूप में हिंदी साहित्य को लिखा, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा। और इसी वर्ष यानी 1929 ईस्वी में ही ये एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी। सच्चे अर्थों में समयावधि साहित्य यानी सच्चे अर्थों में समयावधि इन्होंने लिखी। पूर्ण वैज्ञानिकता इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को लेखन में किया। विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम जो विद्वान हैं वो प्रमुख रूप से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
1940 ईस्वी में देखिए 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। 1940 ईस्वी में ये जो पुस्तक है कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, परिवर्तित की गई, संशोधित की गई, इसका संस्करण है वो प्रकाशित किया गया 1940 में। परंतु इतिहास ग्रंथ की लेखन की बात करेंगे तो 1929 ईस्वी इसका लेखन वर्ष है वो माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता थी वो यहाँ पर मैंने आपको दर्शाने का प्रयास किया है। 1000 कवियों का संकलन किया। हिंदी में विशेष योगदान देने वाले जो प्रमुख रूप से कौन थे, जो भी लेखक और जो कवि थे उनको उन्होंने शामिल किया। कवियों की विवेचना, यानी कवियों की विवेचना इन्होंने समालोचनात्मक शैली में की। समालोचनात्मक शैली को आप मान सकते हैं किसी भी कवि या लेखक के बारे में गुण व दोषों को सम्यक रूप से देखते हुए उनके बारे में समालोचना करना ही प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति का काम होता है कि किस प्रकार से इतिहास ग्रंथ को लिखता है। तो इस समालोचनात्मक शैली का प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया, मैं पहले बता चुका हूं। प्रारंभ में ये अपने स्टूडेंटों को, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो स्टूडेंट थे, अपने जो विद्यार्थी थे, उन स्टूडेंटों को हिंदी साहित्य का इतिहास सिखाने के लिए नोट्स बनाए थे और उन नोट्स के रूप में ये प्रमुख रूप से लिखा गया। केदारनाथ पाठक का इन्होंने सहयोग लिया। इस इतिहास ग्रंथ लिखने में इन्होंने केदारनाथ पाठक का प्रमुख रूप से सहयोग है वो लिया है। और 1929 में ये प्रमुख रूप से मैं बता चुका हूँ आपको, इसको एक नाम पड़ा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रमुख रूप से था। उसके बाद इसी वर्ष एक अलग पुस्तक के रूप में प्रमुख रूप से आपके सामने है वो आती है। अब देखिए 3 शब्द हैं वो चलते हाथ में आपको बता देता हूँ। आलोचना और समालोचना और समीक्षा, 3 ऐसी चीजें हैं जो दिखने में एक जैसी लगती है, परंतु जो आलोचना है वो हिंदी साहित्य में दोष, केवल दोष के रूप में हम देखेंगे कि आलोचना का मतलब होता है दोष, समालोचना का मतलब होता है गुण व दोष देखना, और समीक्षा जो है वो प्रमुख रूप से लेखक ने स्वयं के विचारों की जो विवेचना करता है। लेखक है वो दूसरे के बारे में क्या सोचता है, समजोड़िक्षा यानी समान रूप से देखना प्रमुख रूप से समीक्षा है। गुण व दोषों को देखना समालोचना है। और प्रमुख रूप से मैं बात करूं आलोचना की, तो आलोचना प्रमुख रूप से दोषों के रूप में हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिएगा इस ग्रंथ को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वीर गाथा काल पहला काल है, जिसको दूसरा नाम आदिकाल दिया। समय सीमा की बात करें 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। बात करता हूं मैं ईस्वी सन की, तो इसमें से हम 57 माइनस करेंगे तो 993 ईस्वी से लेकर के और 975 से आप लोग क्या करें 57 साल माइनस कर दें, शायद 1318 ईस्वी है वो होता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। 57 साल इससे माइनस करेंगे तो प्रमुख रूप से आप क्या करेंगे ईस्वी सन में इस सन को निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रमी संवत और ईस्वी सन का 57 वर्ष का डिफरेंट है वो होता है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, इसकी समय सीमा मानेंगे 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। बात करते हैं रीतिकाल की, इन्होंने इसको नाम दिया उत्तर मध्यकाल। इसकी समय सीमा की बात करें तो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत इसकी समय सीमा मानी जाती है। गद्य काल, आधुनिक काल को नाम दिया जा सकता है 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक का जो समय है वो गद्य काल या वर्तमान काल या आधुनिक काल के नाम से हम लोग जान सकते हैं। 4 इन्होंने अपने जो विभाजन दिए उनमें प्रमुख रूप से बात करें तो वीर गाथा काल बड़ा विवादित रहा है, विवादास्पद रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसमें श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो मानते हैं, कुछ लोग इसमें जो वीर गाथा की रचनाएं हैं वो मानते हैं। परंतु इसके लिए जो देखिए कोई भी बात होती है उसके लिए प्रमाण देना आवश्यक होता है। यदि मैं कहूं कि मैं 35 वर्ष का हूं तो मुझे इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं 35 वर्ष का हूं या ज्यादा हूं या कम का हूं। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो मार्कशीट है जिसमें गवर्नमेंट ने, मैंने 10वीं क्लास की और गवर्नमेंट ने या बोर्ड ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया, एक मार्कशीट दी जिसमें डीओबी लिखा होता है, तो मैं प्रमाण के रूप में दे दूंगा। तो इसीलिए इन्होंने प्रमुख रूप से वीर गाथा काल क्यों कहा, इसके लिए इन्होंने 12 पुस्तकों को प्रमाणिक माना है। उन 12 पुस्तकों को भी हम प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये 12 पुस्तकें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, जो बिसलदेव रासो है वो किसकी है, खुमान रासो वो किसकी है। तो हमें यहाँ पर इस चीज को देखना बढ़िया ही महत्वपूर्ण है वो रहेगा। बात करते हैं काल, आपने देख ली
इसके बाद इन्होंने क्या किया, नागरिक प्रचारणी सभा त्रैमासिक जो पत्रिका आती है उसका भी संपादन उन्होंने कुछ वर्षों तक किया। और वीरगाथा काल को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। पहला काल है अपभ्रंश काल, प्राकृताभास काल, जिसकी समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से 1200 विक्रमी संवत उन्होंने बताई है। दूसरा है वीरगाथा काल, जो उन्होंने नाम दिया, जिसकी 1200 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत इसकी समय सीमा बताई है। तो आप ध्यान रखेंगे, वीरगाथा काल को दो भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया। और बात करूं मैं किसकी, ये एक बात लिखी हुई है, इन्होंने कबीर की उपेक्षा की है अपने काव्य में। हम बात करें, कबीर एक ऐसे समाज सुधारक थे, कबीर ऐसे व्यक्ति थे। यदि आप बात करते हैं कबीर और प्रेमचंद की, तो लेखक और उपन्यास सम्राट और प्रमुख रूप से कहानी सम्राट के रूप में बात करें, प्रेमचंद को हर विश्व में हर व्यक्ति जानता है, उसी प्रकार कबीर को भी हर व्यक्ति है वो विश्व में जानता है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, कबीर को विश्व में पूरे वर्ल्ड में प्रमुख रूप से कबीर को और जो प्रेमचंद को जाना जाता है। इनका साहित्य, इनका काव्य वो पढ़ा जाता है। कबीर बहुश्रुत थे, कबीर प्रमुख रूप से पढ़े लिखे नहीं थे। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम नहीं गई हाथ, उसके बाद भी कबीर ऐसे महान विद्वान थे, महान प्रकांड पंडित थे, जैसा कोई भी नहीं हुआ। परंतु इन्होंने कबीर की उपेक्षा की है। उन्होंने बहुत कम वर्णन है वो कबीर का अपने काव्य में किया है। तो ये बात प्रमुख रूप से आप ध्यान है वो रखेंगे, कैसे भी ये कॉन्सेप्ट के रूप में आ सकती है। अब प्रमुख रूप से जो 12 पुस्तकें हैं, इन 12 पुस्तकों की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनके आधार पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया सबसे पहले काल को, क्योंकि आदि काल नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अन्य जो कवि है वो मानते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इसको वीरगाथा काल क्यों नाम देते हैं, इसके लिए हम प्रमुख रूप से 12 रचनाओं को पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो, जिसमें जिन्होंने रचनाकार चंद बरदाई है, विशलदेव रासो जिसके रचनाकार नरपति नालय है, परमाल रासो जिसके जगनिक ने लिखा, हमीर रासो सारंगधर ने लिखा, खुमाण रासो दलपति विजय ने लिखा, विजयपाल रासो नल सिंह भाट ने लिखा। कीर्ति पताका और पदावली जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रूप से विद्यापति जो मैथिल कोकिल माने जाते हैं उन्होंने लिखा। मैथिली भाषा की कोकिल यानी कि कोयल के रूप में मैथिली भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार कवि, जयमन चंद्रिका मधुकर कवि, पहेलियां जो अमीर खुसरो हैं, पहेलियां मुकरियां और दो सुख ने, ये प्रमुख रूप से अमीर खुसरो के प्रसिद्ध है वो माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति काल को जैसे जिस प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, कल मैंने आपको बात बताई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रमुख रूप से भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपमा है वो दी है। तो इसी भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। इन्होंने क्या किया, प्रमुख रूप से भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को फिर 2 भागों में बांट दिया, ज्ञान मार्ग शाखा जिसके प्रवर्तक कवि कबीर हैं, दूसरे हैं प्रेम मार्ग शाखा जिसके प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा को इन्होंने किसके रूप में माना, जो कृष्ण भक्ति शाखा के और राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं वो तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक के कवि के रूप में आप मान सकते हैं सूरदास को, मीराबाई को और रश खान को। यही देखिए इन्होंने दिया है, निर्गुण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय, सगुण भक्ति शाखा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। इसके अलावा आधुनिक काल को भी इन्होंने 3 उपभाग है वो कर दिए हैं। प्रथम उत्थान काल में भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान काल में द्विवेदी युग और तीसरा उत्थान काल है वो आपका छायावाद, जो प्रमुख रूप से आधुनिक काल का गोल्डन टाइम या जो स्वर्ण युग है वो माना जाता है। आधुनिक काल का वो छायावाद को हम लोग मानते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। ये बातें हम प्रमुख रूप से आगे की कक्षाओं में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि छायावाद एक छोटा सा काल नहीं है, छायावाद अपने आप में रहस्यवाद को लिए हुए है। तो ये प्रमुख रूप से हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षाओं में हमने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को जाना। यहाँ से प्रमुख रूप से हर परीक्षा में, हर बड़ी परीक्षा में, चाहे वो पीजीटी हो हिंदी से या प्रमुख रूप से टीजीटी हो, एनवीएस की हो या केवीएस की हो या राजस्थान की हो या अन्य किसी राज्य की हो, जिसमें प्रमुख रूप से चाहे आप कॉलेज लेक्चर की भर्ती को ले लीजिए, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस इतिहास ग्रंथ के बारे में पूछे जाते हैं। ये इतिहास ग्रंथ अपने आप में थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से तत्सम शब्दावली का प्रयोग जो आपके रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अधिक किया है, परंतु अपने आप में ये संपूर्ण है।
आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चर की, तो आपको प्रमुख रूप से ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो मानी जा सकती है। बात करें हम प्रमुख रूप से इस रामचंद्र शुक्ल को अधिक पढ़ने के लिए, तो विवेक शंकर जी के द्वारा ये पुस्तक है वो प्रमुख रूप से लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल विचार कोश, ये विनय कुमार और विवेक शंकर जी ने लिखी है, और ये प्रमुख रूप से एनटीए, यूजीसी नेट, स्क्रीनिंग, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रमुख रूप से जो पुस्तक है ये वीणा प्रकाशन नयापुर कोटा, क्योंकि कोटा के ये सहायक आचार्य के पद पे कोटा में कला महाविद्यालय में गवर्नमेंट कॉलेज में ये प्रमुख रूप से एज ए सहायक आचार्य, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन है। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। यदि शुक्ल को आप पढ़ते हो तो ये पुस्तक आपके लिए रामबाण है। शुक्ल, इस किताब से शुक्ल के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरे हिसाब से इससे बाहर है वो नहीं आएगा। काफी मोटी किताब है, और इसमें पेज की बात करूं तो पेज इसमें लगभग 700 के लगभग पेज हैं, जिसको आप प्रमुख रूप से खरीद सकते हैं। इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, किस प्रकार से आपको खरीदें, ये किताब आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, और जो व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि वहां से आप खरीद करके इस पुस्तक को पढ़ें। क्योंकि मैं अपनी राय दे सकता हूं, आपको बाध्य नहीं कर सकता, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाना हमारा काम होता है। आप उस रास्ते को अपनाएं या न अपनाएं वो आपके स्वविवेक पर आधारित होता है। मैंने प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को और उनके इतिहास ग्रंथ को बहुत ही एक सारगर्भित तरीके से संक्षिप्त कम समय में बताने का एक सार्थक प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सदस्यता जब बढ़ती है तो हम अपने आप में मोटिवेट होते हैं, हमें प्रमुख रूप से अभिप्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमारे पास इतना बड़ा परिवार खड़ा है। तो प्लीज आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।